हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ पोमोडोरो। एंड चौथा पोमोडोरो को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं एक एग्जांपल रखना चाहता हूँ कि समझ लो मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया। वो न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे डेटा दिए हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज 10 सेंटीमीटर एंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर दैट डिस्टेंस इज 2 सेकेंड। कैलकुलेट स्पीड। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है। डिस्टेंस मुझे दे दिया है, टाइम मुझे दे दिया है, पूछा मुझे स्पीड है, तो डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला दिमाग में आएगा विच इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया है और टाइम मुझे कितना बोला है 2 सेकेंड। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। बट यह आंसर आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो मुझे डिस्टेंस दिया है वो बोला है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि क्वेश्चन समझ के मैंने सॉल्व करने का भी उसे ट्राई किया तो भी मेरा आंसर आ रहा है रॉन्ग। मतलब यहां पे एक ही चीज मिसिंग थी, दैट वाज यूनिट कन्वर्जन, सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन। तो चौथा पोमोडोरो उसी के बारे में है कि अगर मुझे एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कुछ एक कन्वर्जन फैक्टर आता है। अब वो कन्वर्जन फैक्टर क्या क्या होंगे उसके बारे में ये पोमोडोरो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम उन्हीं यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे जो अपने एग्जाम सिलेबस में आने वाले। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें पढ़ना है लेंथ के कन्वर्जन के बारे में। अब सबसे पहला कन्वर्जन 1 सेंटीमीटर कितना मीटर। तो इसको मैं थोड़ा समझा के बताता हूं कि ये 10 टू द पावर -2 आया कैसे। तो मुझे बताओ कि 1 मीटर होता है मेरा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर एंड 1 डिवाइडेड बाय 100 को ही मैं कहता हूं 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहां से हमें एक चीज याद रखना है कि अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का कन्वर्जन करना है तो 1 सेंटीमीटर मेरा कितना होगा 10 टू द पावर -2। कैसे? ये रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकेंड कन्वर्जन 1 mm कितना मीटर होगा। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि ये कन्वर्जन फैक्टर आया कहां से। तो इसका भी बेसिक सा कन्वर्जन विच इज हमें पता है 1 मीटर होता है 1000 mm। 1 मीटर कितना mm होता है 1000। तो अगर यहां पे मुझे 1 mm के बारे में पता लगाना है तो देखते हैं। तो 1 mm को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो 1 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाई 1000 को ही मैं कहता हूं 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, ये मेरा दूसरा कन्वर्जन। थर्ड, हमें पता लगाना है कि 1 माइक्रोमीटर कितना मीटर होता है। तो वो सिंपल है, अगर 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, 1 mm 10 टू द पावर -3, तो ये हम याद कर लेते हैं कि 1 माइक्रोमीटर होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, ज्यादातर ये कन्वर्जन एग्जाम में पूछते नहीं है, हमें याद ये दो ही रखना है कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है विच इज 10 टू द पावर -2। 1 mm कितना मीटर होता है 10 टू द पावर -3। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा ही कन्वर्जन है। अब नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कन्वर्जन ज्यादातर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में काम आएगा। अब समझते हैं कि कन्वर्जन क्या है। 1 घंटा कितना मिनट होगा और कितना सेकंड होगा। तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये तो भाई अगर किसी को नहीं पता है तो घड़ी देख लो, जब पूरा एक चक्कर लगा देता है तो 60 मिनट होता है और 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो यहां से फिक्स हो गया कि 1 घंटे में 60 मिनट्स हो गए। अब 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए तो 60 × 60 सेकंड
और ये कितना बनेगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये पूरा हमें याद रखना है कि 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में कितने सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये सारे कन्वर्जन बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अपने को सारे कन्वर्जन याद करने हैं। अब नेक्स्ट 1 मिनट मैंने बता दिया, 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट 1 मिली कूलम कितने कूलम के बराबर होगा, तो सिंपल है, 1 मिली कूलम होगा 10⁻⁻3। कभी भी क्वेश्चन में मिली बोल दिया है, कभी भी अगर क्वेश्चन में मिली बोल दिया तो उसका मतलब हर बार होगा 10⁻⁻3। अगर क्वेश्चन में मिली बोल दिया है तो हर बार क्या होगा 10⁻⁻3। मिली कूलम भी हो सकता है, मिली एम्पियर भी हो सकता है, मिली वोल्ट भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में मिली बोल दिया है तो इसका मतलब हर बार होगा 10⁻⁻3। अगर क्वेश्चन में माइक्रो बोल दिया है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब ही फिक्स होता है हर बार, विच इज 10⁻⁻6। अब इसमें तुम 50 फिजिकल क्वांटिटी यूज कर सकते हो, मिली कूलम, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट, मिली हर बार क्या होगा 10⁻⁻3। अब माइक्रो कूलम भी होगा, माइक्रो एम्पियर भी होगा, माइक्रो वोल्ट भी होगा, तो वो भी हर बार क्या होगा 10⁻⁻6। ठीक है, तो अगर हर बार क्वेश्चन में मिली या माइक्रो बोल दिया है तो इसका कन्वर्जन फिक्स होता है। अब देखते हैं, मिली का तो मैंने बता दिया, अब वैसे ही होगा माइक्रो कूलम। अब माइक्रो का भी मैंने बता दिया कि माइक्रो अगर आ गया है तो हर बार वो मेरा क्या होगा 10⁻⁻6। अब करंट में भी मिली हो सकता है, माइक्रो हो सकता है। मिली मतलब 10⁻⁻3 एम्पियर और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। सिंपल था, ये तो अपने को याद होना चाहिए, बट वो दो ही वर्ड्स को याद रखना है। मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अब तुम लोग कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि सर इतनी बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्जन की वजह से आपके जो 2 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं वो कभी कभी ये कन्वर्जन भूलने की वजह से खो जाते हैं। तो इसलिए मैं 50 बार बोलूंगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होगा कि सर ने 50 बार बोला था क्लास में कि मिली मतलब 10⁻⁻3 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये दोनों कन्वर्जन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे एरिया, ये बहुत बढ़िया है, अब बहुत मजा आएगा। देखते मैथमेटिक्स कितने लोग को याद है पहले वाले कन्वर्जन्स। सबसे पहले हमें पता है 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, पहले वो बताओ। चलो पहले पॉज करो, खुद सोचो और तुम लोग मुझे बताओ, क्या आपने 10⁻⁻2 सोचा है? इफ ये सोचा है तो तुम लोग सही हो, अगर नहीं सोचा है तो आपको ये कन्वर्जन लिखने की जरूरत है। अगर मैं ये साइड लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर लगा रहा हूं तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। व्हाट इज 1 का स्क्वायर? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁻⁻2 का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, और ये मीटर का स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर। तो यहां पे बना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10⁻2 इंटू 2 4 और माइनस साइन, तो ये मेरा कन्वर्जन हो गया। देखो भाई सिंपल था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर होगा। अब एक कन्वर्जन तुम लोग मुझे बताने चाहिए, ट्राई करो कि 1 mm स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर। चलो अब सबसे पहले 1 mm होता है 10⁻³ मीटर, ये तो हमने पढ़ दिया है पहले वाले कन्वर्जन में। तो अगर मैं यहां पे
mm स्क्वायर कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर कर देता हूं। तो यहां पे बना 1 का स्क्वायर इज 1, mm का स्क्वायर इज mm स्क्वायर, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे बना मीटर का स्क्वायर, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे हमारा ये कन्वर्जन आया है। सिंपल था। जिनका आ गया गुड, जिनका नहीं आया है उनके लिए प्लीज ये सारे कन्वर्जन एक बार देख लेना, वरना 2 मार्क्स एक्सपेक्ट करके आओगे और आ जाएंगे 0। ठीक है, आगे बढ़ते। 1 mm स्क्वायर इज 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये तो मैंने आपको बता दिया है। एरिया के लिए इतने आपको याद रखने हैं। अब मेन 1 किलोवाट आवर कितने जूल होता है, तो पहले इसका मैं कन्वर्जन बता देता हूं कि ये आया कैसे। तो सबसे पहले मैं ब्रेक डाउन करता हूं कि किलोवाट आवर, ठीक है। ये किलो का मतलब होता है केजी, केजी में किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3। किलो का मतलब क्या होगा 10 टू द पावर 3। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। वॉट किसका यूनिट है, पावर का, वो तो हमें पता है। और आर भी हमें पता है, वो यूनिट होता है टाइम का। ऐसा ही नहीं होता है, बट इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम। तो ध्यान से देखना, अगर ये किलो को मुझे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आएगा 10 टू द पावर 3, सिंपल सा कन्वर्जन। अब 1 आवर मतलब कितना मिनट, तो हो जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट मतलब कितना सेकंड, मतलब 60 सेकंड। तो ये आ गया मेरा, ये आर कन्वर्ट हो गया मिनट में और ये आर कन्वर्ट हो गया सेकंड में। ठीक है, तो अगर जब मैं ये सारे चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो बना 6 6 36, 3600 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। सारे यूनिट्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया एकदम छोटे फॉर्म में। किलोवाट को मैंने कन्वर्ट कर दिया है वॉट में, और आर को मैंने कन्वर्ट कर दिया है सेकंड में। तो जब मैं यहां पे कन्वर्जन करता हूं तो ये मुझे मिलेगा वॉट सेकंड। क्या मिलेगा मुझे, वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड को ही मैं कहता हूं जूल। वॉट सेकंड को ही मैं क्या कहता हूं, जूल। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्जन फॉर 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, ये भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ते। अब दिस इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स, जो अपने 10th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं। अब एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन कि अगर समझ लो आपका एग्जाम 10 दिन में है, 2 पर्सन को मैं कंसीडर कर रहा हूं। पहला स्टूडेंट जो 10 के 10 डेज रोज 2-2 घंटे पढ़ता है, और एक दूसरा स्टूडेंट जो 2 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों एग्जाम के लिए अपीयर करे तो किसको ज्यादा मार्क्स आएंगे। यस, आपने बहुत सही सोचा कि जो बंदे ने रोज 2-2 घंटे पढ़ाई की है तो उसको सबसे अच्छे नंबर आने के चांसेस है। क्योंकि जब इंसान हड़बड़ाई में पढ़ता है तो जो चीजें उसको याद होनी चाहिए वो एट द एंड मोमेंट याद होती नहीं है। बट अगर वो डे 1 से मेहनत कर रहा है, कंसिस्टेंटली रोज पढ़ रहा है एक पर्टिकुलर आवर्स के लिए, जैसे कि स्टूडेंट 1 मेरा पढ़ रहा था रेगुलरली 2 आवर्स, तो वो कंसिस्टेंट था, रोज अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रहा था, तो उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो हिसाब से ही मिलेगा। इफ ही इज कंसिस्टेंट तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बट फॉर सेकेंड स्टूडेंट मार्क्स अच्छे भी आ सकते, गंदे भी आ सकते, डिपेंडिंग ऑन इट्स एक्यूरेसी। बट जो बंदा रेगुलरली पढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, उसके अच्छे नंबर गारंटी आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज कंक्लूड हुई कि जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है
उसको अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अबाउट हार्डवर्क। अपने काम को लेके कंसिस्टेंट रहिए। अगर डिसाइड किया कि रोज़ मैं 1 घंटा साइंस पढ़ूंगा तो रोज़ 1 घंटा साइंस पढ़ना है, रोज़ 1 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा तो रोज़ 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ 5-5 घंटे पढ़ना है, नो, रोज़ 1 घंटा पढ़ो बट कंसिस्टेंटली पढ़ो, कि पूरे वीक रोज 1-1 घंटा मैं साइंस पढ़ रहा हूँ और 1-1 घंटा मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो अभी जितने भी मैंने बाकी है उसमें आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लिप देखो। One day you get better, 2% get better, when they say get better, right? And you do that over a period of time, not like 1 month or 2 months, it's 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years, and then you get to where you want to go. Consistency doesn't guarantee you'll be successful, but not being consistent will guarantee you won't reach success. Easy productivity hack. Instead of spending time getting in the mood to work, just start working. Confront the work. People think they need perfect conditions to start, when in reality, starting is the perfect condition. One day in the gym is basically imperceivable. 2 days in the gym, you don't recognize any change whatsoever. 100 days in the gym, and you're almost a new person. One day playing guitar, you can barely play one chord. 100 days of practicing guitar, and you can play literally almost any song. So take the small steps every day. Do what you're supposed to do. And don't expect some incredible results in 1 day or 2 days or 10 days. Or why don't things take 100 days? They take 500 days. Maybe they take 5,000 days. They take time. If you go to the gym and you work out and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. If you go to the gym the next day and you come back and you look in the mirror, you will see nothing. Clearly there's no results. Have you measured? It must not be effective. So we quit. Or if you fundamentally believe that this is the right course of action, you sit, you commit yourself to the regime, the exercise. You can screw it up. Eat chocolate cake one day, skip a day or two. You know, that allows for that. But if you stick with it consistently, I'm not exactly sure what day, but I know you'll start getting efficient. I know. Going to the gym for 9 hours does not make you efficient. Working out every day for 20 minutes gets you efficient. It's not about being advanced. It's not about intensity. It's about consistency. But more importantly, consistency, because without commitment, you'll never start, but without consistency, you'll never finish.